हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। आज हम सोशल साइंस के भारत में राष्ट्रवाद के मुख्य मुख्य प्रश्नों को देखेंगे और उनका आंसर भी इसी में देखेंगे। साथ साथ इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आंसर अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए और अच्छे से याद कर लिए तो एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था। साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था, तो इसका आंसर होगा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच कर सुधार हेतु सुझाव देने के लिए। किसके लिए? भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच कर सुधार हेतु सुझाव देने के लिए उसको भेजा गया था कि भारत में जो संवैधानिक प्रणाली जो चल रही है उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है या फिर एज इट इज उसको रखना है। दूसरा कारण है भारतीय क्रांतिकारी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए। जो भी नेता भारतीय क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त थे उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए भी साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। और इसकी जो डेट आती है वो आती है 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाला लाजपत राय। उनका नाम क्या है? लाला लाजपत राय। उनकी मृत्यु हो गई थी। लाजपत राय, इनकी इस साइमन कमीशन के विरोध करने के चलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इन पर लाठियों से वार कर दिया था अंग्रेजों ने, इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के किन्हीं दो प्रावधानों को लिखिए। पूना पैक्ट जो हुआ था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। क्या क्या है उनमें से एक कारण है डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 को दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण है 1932 में पूना पैक्ट समझौते के द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे का हल गांधी जी और अंबेडकर की आपसी सहमति से किया गया। इसके अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत में ये निर्धारित किया गया था कि जो दलित वर्ग है और जो दमित वर्ग है उनको जो केंद्रीय और विधान परिषदों में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उनमें सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। महात्मा गांधी जी का एक महत्वपूर्ण हथियार था सत्याग्रह। वो जहां भी कोई भी काम करते थे सत्याग्रह के माध्यम से या सत्याग्रह को आधार बनाकर ही किया करते थे और उनके सारे सत्याग्रहों में अधिकतर उनको सफलताएं प्राप्त हुई थी। तो सत्याग्रह क्या है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलनों का एक नया तरीका अपनाया। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद से लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। तो ये गांधी जी के जो सत्याग्रह है उसका एक डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग पर चल रहा है लेकिन वो मार्ग अगर सत्य है तो वो बिना लड़ाई झगड़ा के, मार काट के, हिंसा किए बिना भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करवा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? उत्तर आता है इसका आंसर है बागानों में काम करने वाले मजदूरों को इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।
ये एक एक्ट था, एक कानून था, इनलैंड इमिग्रेशन। इसके तहत में कोई भी व्यक्ति इसके अंदर इस एक्ट के तहत अगर कार्य कर रहा है तो उसको बिना परमिशन के बागानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 5 कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के मुख्य 2 कारण लिखिए। कि जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे जो विदेशी वस्तुओं थी उनका बहिष्कार के प्रमुख कारण क्या थे। तो नंबर 1 पर आता है इनके कि विदेशी वस्तु में पश्चिमी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक था। एक कारण तो ये हो गया। इसमें इसका मतलब ये होता है कि हम विदेशी वस्तु जो भी होती है उसमें पश्चिमी अर्थव्यवस्था यानी कि जो भी यूरोप कंट्रीज के जो देश थे उनकी संस्कृति उसमें झलकती थी और ये भारत में अंग्रेज की दमनकारी शासन का प्रतीक भी समझे जाने लगी। दमनकारी शासन अंग्रेज वैसे ही दमन कर रहे थे तो उसका प्रतीक भी समझे जाना लगा था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का इसलिए बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई। कोई 2 कारण लिखने हैं आपको, 2 कारण लिखने हैं। नंबर 1 कारण है जनरल डायर अमृतसर में मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करना चाहता था। वह सत्याग्रहियों के दिमाग में आतंक और भय पैदा करना था। ये एक कारण था उसका। मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसके तहत पे आप कोई भी सभा का आयोजन नहीं कर सकते, 5 व्यक्ति एक साथ घूम नहीं सकते। तो जब वहां पर एक सभा हो रही थी तो उसके कारण भाई मेरे कहने के बावजूद आपने सभा का आयोजन किया तो इसलिए उन्होंने गोलियां चला दी। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है इसका कि ब्रिटिश सरकार की नज़रों में महत्व प्राप्त करना चाहता था। वो अपने आप को एक अच्छा लीडर समझने चाहता था और ब्रिटिश सरकार की नज़रों में अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था। 2 कारण हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण लिखो। कि भारत में किस कारण से राष्ट्रवाद पनपा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसमें आता है नंबर 1 कारण पाश्चात्य शिक्षा। आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा चिंतन ने भारतीय शिक्षित वर्ग को विदेशी शासन के दुष्परिणामों और शोषण की जानकारी प्रदान की। इसी के द्वारा शिक्षित वर्गों के सोचने समझने के दृष्टिकोण तथा हितों और समानता आने से उनमें राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ था। कहने का मतलब कि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा चिंतन में भारतीय शिक्षित वर्ग को विदेशी शासन के दुष्परिणामों यानी कि जब वो विदेश में पढ़ने जा रहे थे तो पढ़ने के बाद में उनको पता चल गया था कि विदेशी जो शासन हमारे ऊपर कर रहे हैं इसके क्या क्या दुष्परिणाम है। उनको सोचने समझने और आगे भविष्य की जो भी संकल्पनाएं हैं वो निर्धारित करने का उनको एक अवसर प्रदान हो गया। कारण नंबर 2 है विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध घृणा। सन 1857 की क्रांति को कुचलने के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीयों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जिनसे भारतीय लोग अंग्रेजों से घृणा करने लग गए थे। ये 2 कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला सत्याग्रह 1 1916 में बिहार में चंपारण जिले में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया था। दूसरा आता है 1917 में गुजरात का खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो 2 आंदोलन हैं। कौन कौन से। एक आंदोलन तो बिहार में चंपारण 1916 में और एक आंदोलन 1917 में खेड़ा जिला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 गांधी जी के द्वारा तैयार किए गए स्वराज झंडे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 विशेषता 1921 में गांधी जी ने स्वराज झंडे को तैयार किया था। इसमें 3 रंग थे। रंगों के नाम है लाल रंग, हरा रंग और सफेद रंग थे तथा इसके मध्य में चरखा बना हुआ था। गांधी जी ने स्वयं सहायता के विचार का प्रतिनिधित्व करता था। ये जो झंडा था जो गांधी जी के स्वयं सहायता समूह के विचार थे उनका प्रतिनिधित्व करता था। नंबर 2 है रेडियो के दौरान झंडे को लेकर चलना और उसे ऊंचा रखना विरोध का प्रतीक था। उसे ऊंचा रखना विरोध का प्रतीक था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 चंपारण में किसान विद्रोह के क्या कारण थे। कि चंपारण के किसान क्यों विद्रोह कर रहे थे। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों को नील की खेती करने
और उसे कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करने के विरोध में यह सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1916 में भी, मतलब लास्ट 16 दिसंबर में उसकी शुरुआत हुई थी। तो 16 और 17 दोनों सनों में आता है ये। तो ये था कि वह नील की खेती किसान करते थे, तो उनकी जो ज़मीन थी वो बंजर हो जाया करती थी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये जो एग्रीमेंट बनवाया हुआ था अंग्रेजों से, वो ख़त्म करने की कोशिश की थी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन समझौते की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आता है कौन कौन सी विशेषताएं। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित किया जा सकता है। नंबर 1, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोल मिलन सम्मेलन में भाग लेने की सहमति बनाई थी। और दूसरे गोल मिलन सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए थे। अंग्रेज सरकार ने दमन की नीति छोड़ी और बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया था। ये दो कारण हैं गांधी इरविन समझौते के। ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि खिलाफत जो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है कि खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो कि ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि सौंपी जाएगी, इसलिए खलीफा के तत्कालीन शक्तियां की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधु के द्वारा मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था और यही एक खिलाफत आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि दांडी मार्च पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दांडी मार्च नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। उनके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे। उन्होंने 24 दिन तक चलकर साबरमती से दांडी तक 240 मील की दूरी तय की और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा था। यानी कि जो दांडी मार्च आंदोलन है या दांडी मार्च है, इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। पहले नमक बनाने का कानूनी अधिकार अंग्रेजों के पास था, फिर गांधी जी के आक्षेप के बाद या गांधी जी के इस आंदोलन के बाद में नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, उसका वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो नंबर फर्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका में कि महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया था। एक तो ये हो गया, उन्होंने विरोध रैलियों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरने दिए। विदेशी कपड़ों का उन्होंने बहिष्कार किया, उनको जला दिया, उनकी होली जला दी गई थी। और जो शराब की दुकान थी उन पर उन्होंने धरना दिया था। कई महिलाएं इस आंदोलन में जेल भी गई थी, उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये एक छोटा सा इनका रोल था महिलाओं का। 1932 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में शुरू हुआ था, फिर 31 में बंद हो गया था, 32 में फिर से शुरू हो गया था इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है वो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने में विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर है कि बहुत तरह के सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषा के लोग अपनेपन की भावना विकसित कर पाने में सफल रहे। इनमें से कुछ तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से। नंबर फर्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध भारत माता पेंटिंग की रचना की 1970 में करी थी। इन्होंने भारत माता पेंटिंग की रचना 1970 में। फिर उसने भारत माता के एक देवीय रूप में दर्शाया। इस चित्र के प्रति समर्पण की भावना लोगों को राष्ट्रवादी ताकि पहचान बन गई थी। गीत एवं लोक कथाएं 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मातृभूमि को समर्पित एक गीत जिसमें बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। ये दो पॉइंट थे। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा
जिसका रंग था हरा पीला लाल। हरा पीला लाल तिरंगे के झंडे के 3 रंग थे। झंडे का डिजाइन किया गया था और 1921 में गांधी जी ने स्वराज झंडे का डिजाइन तैयार किया था। झंडे को लेकर चलना, रेलवे के दौरान इसे ऊंचा रखना सरकार की अवज्ञा का प्रतीक बन चुका था। यानी कि जैसे ही हम झंडे को ऊंचा उठाकर चलते हैं, रैलियों में चलते हैं और एक बांस में ऊंचा टांग कर और चलते हैं, तो सरकार सोचती है कि हमारा विद्रोह कर रहे हैं, ये अपना झंडा लेकर चल रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किन किन कारणों ने योगदान दिया था? किन किन कारणों ने योगदान दिया था 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद में? तो वो कारण है, कारण नंबर औपनिवेशिक दमन। औपनिवेशिक दमन, अंग्रेजों ने भारत में प्रत्यक्ष पक्ष में अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा भारतीयों के जीवन को नरक बना दिया था। उद्योगपति, व्यापार, जमींदार, छोटे किसान, शिक्षित, बेरोजगार और समाज का प्रत्येक वर्ग आकुल था। यानी कि सभी वर्ग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और लोग इसके प्रति यानी कि राष्ट्रवाद के प्रति ज्यादा सजग हो गए थे। नंबर 2 पॉइंट आता है इसमें कि भारतीयों में जागृति का उद्भव हो रहा था। उन्हें अंग्रेजों की दमनकारी और भेदभावपूर्ण जो नीति थी उसका आभास होने लगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है महात्मा गांधी जी का प्रभाव भारत की राजनीति में। महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के अचूक अस्त्रों के साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे थे और भारतीयों के जनमानस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजों की भारत विरोधी नीतियों के प्रति वे जागृत हो गए थे, ये कारण थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका अमीर किसान व्यापार में मंदी और गिरती हुई कीमतों से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण उनकी राजस्व को कम करने की मांग को ठुकरा दिया गया। अतः उन्होंने बड़ी संख्या में बहिष्कार किया। बहिष्कार कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर गरीब किसानों के लिए किराया चुकाना मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। नंबर 1 कारण। नंबर 2 औद्योगिक मजदूर वर्ग ने कम वेतन तथा कार्य करने के खराब परिस्थितियों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। नंबर 3 पॉइंट महिलाओं ने राष्ट्र सेवाओं को अपना एक पवित्र कर्तव्य समझकर आंदोलन में भाग लिया था। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कारण आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? भारतीयों ने इस अधिनियम का विरोध किस प्रकार किया? तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में लागू किया गया एक दमनकारी कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। भारतीय लोगों ने नियमित तरीके से इस कानून को नकार दिया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया और रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। कार्यालय को बंद कर दिया गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ हड़ताल की शुरुआत की। डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू ने अपनी गिरफ्तारी आदि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण विरोध रैली का आयोजन किया गया था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बैठक के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई। पूरे देश में इसका व्यापक विरोध हुआ था और इस आंदोलन में 379 लोगों की जाने गई और लगभग 1000 लोग घायल हो गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, अमृतसर में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों लिया था? वापस क्यों नहीं लिया भाई गांधी जी ने? इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था। तो सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुभारंभ किया, लेकिन 1922 में गोरखपुर
चोरी चोरा हिंसक घटना हुई, जिसके चलते भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर शहीद हो गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन आता है, सन 1947 की स्वतंत्र भारत की कुछ समस्याओं का विश्लेषण कीजिए जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। क्या क्या है वो समस्याएं? सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वतंत्र भारत के समक्ष में जो समस्याएं उभरी उनमें से निम्नलिखित का वर्णन किया जा सकता है। नंबर 1, राजनीतिक स्वतंत्रता को डर। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात अंग्रेजों से तो मुक्त करा लिया गया, परंतु तब संसार के दो बड़े राजनीतिक गुटों में विभाजन दिखाई दिया, एक अमेरिका गुट और दूसरा सोवियत गुट। भारत इनमें किसी एक गुट में शामिल होकर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोना नहीं चाहता था। एक कारण तो ये हो गया कि समस्या थी एक तो ये। दूसरी समस्या है आर्थिक पिछड़ापन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपने आप को आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ पाया। देश कृषि प्रधान होते हुए भी भारतीय किसानों के पास पुराने उपकरण थे। उद्योग की दृष्टि से भारत अब भी काफी पीछे था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। सामाजिक त्रुटियां। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक सामाजिक त्रुटियां भी एक बड़ी समस्या थी। समाज आधुनिकता से दूर, रूढ़िवादी से ग्रस्त तथा दहेज प्रथा, बाल प्रथा और घूंघट प्रथा, निर्धनता आदि भारत में विद्यमान सामाजिक त्रुटियां थी, जिनसे हमारे समाज में एक उत्थान की प्रक्रिया जल्द से संभव नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से आरंभ हुआ। इंग्लैंड ने इस युद्ध में भारत को भी लगा दिया था, जिसके कारण भारत की एक नई आर्थिक परिस्थितियां पैदा हो गई। रक्षा को पूरा करने के लिए कर दिए गए इन कदमों की भरपाई करने के लिए भारतीयों पर टैक्स बढ़ा दिए गए, युद्ध के नाम पर टैक्स लिए गए। साथ में ग्रामीण नवयुवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। इससे जनसाधारण में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर फ्लू भी फैल रहा था। स्वाइन फ्लू की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही थी उस टाइम पे। नंबर तीसरा कारण है कि एक और विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही थी, दूसरी ओर युद्ध में भाग लेने वाले लाखों सिपाहियों की मौत ने विदेशी साम्राज्य की नींव हिला दी। राष्ट्रीय आंदोलन देश के कोने कोने तक फैल गया। इसी कारण से राष्ट्रीय आंदोलन देश के कोने कोने तक फैल गया था। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस कारण भारतीयों पर भयंकर आर्थिक बोझ पड़ा। सीमा शुल्क, आयकर बढ़ा दिया गया, कीमतें आसमान छूने लगी। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कठिन हो गया। खाद्यान्न की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। दूसरा कारण है रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना का भी राष्ट्रीय आंदोलन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि रूस ने अपने अधीन सभी देशों को स्वतंत्र करा लिया। अतः भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों को इससे नैतिक बल प्रदान हुआ था। थर्ड पॉइंट आता है इसका कि विश्व युद्ध में तुर्की की हार ने भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया और भारतीय जनसाधारण की आशाओं पर पानी फेर दिया। युद्ध के पश्चात महंगाई और अंग्रेजों के अत्याचार समाप्त नहीं हुए। इससे हिंदू मुस्लिम एकता सुदृढ़ हुई और लाखों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे जन आंदोलन में परिवर्तन किया? गांधी जी के व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का लोगों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे एक राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक आंदोलन में बदलने में सहायता मिली। गांधी जी की सादगी और महात्माओं जैसी जिंदगी जन समूह को अपनी बात समझा पाने की कौशल ने उन्हें बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। उनका विवादित नेतृत्व एवं आकर्षक व्यक्तित्व था। उनकी
अहिंसक सत्याग्रह की नीति, उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुधार एवं छुआछूत के खिलाफ संघर्ष, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही एक उन्होंने जन आंदोलन इकट्ठा कर दिया था, जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? कोई 3 कारण लिखने हैं इसमें। 3 कारण कौन कौन से? नंबर 1, असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ साइमन कमीशन के आने के विरोध में हुआ था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य स्वशासन था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य था। ये तो हो गए 2 पॉइंट। नंबर 3, तीसरा पॉइंट है, असहयोग आंदोलन में भारत के सभी वर्गों ने भाग लिया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित वर्ग ने पूर्ण सहयोग नहीं दिया था। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 25। कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1929 का अधिवेशन। दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य या संपूर्ण स्वतंत्रता की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तिथि को लोगों से आह्वान किया गया कि वे पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने की शपथ लेंगे, किंतु इस उत्सव में अधिक लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने स्वतंत्रता की एक अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी से ठोस मुद्दों से जोड़ने का प्रयास शुरू किया। बाद में यही प्रयास सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में सामने आया। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन से असहयोग आंदोलन में उनका योगदान रहा? अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी नेता थे, जिन्होंने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोगों को अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण एवं अत्याचारपूर्ण व्यवहार के विरोध में हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहन किया। उन्होंने आदिवासियों को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागने के लिए कहा, परंतु उनका विश्वास था कि अंग्रेज केवल बल प्रयोग द्वारा ही भारत से निकाले जा सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़कर 1924 में फांसी पर लटका दिया था। भाई साहब, ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में आता है एक केस स्टडी, जिसमें से हमें क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। ये एक आपका पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ को पढ़कर और फिर इसमें से हमें क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं और क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। इसका अध्ययन करेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।